बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और इससे पहले 6 हफ्ते तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रही लिज ट्रस ने पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से ज्यादा नेताओं ने ऋषि सुनक को अपना नेता चुन लिया। ऋषि सुनक को मंगलवार को किंग चार्ल्स ने औपचारिक रूप से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर से जहां एक तरफ खुशी की लहर है, तो वहीं भारत में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। बीजेपी, कांग्रेस और पीडीपी नेताओं ने बयानबाजी करनी शुरू कर दी और इन नेताओं के बीच सियासी घमासान छिड़ गया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने जहां ब्रिटेन में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद देश की केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम अपने अपने बयानों से चर्चाओं में हैं। तो वहीं बीजेपी नेता लगातार विपक्षी दलों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखें। ऋषि सुनक यूं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर भारत में चरम पर पहुंच चुका है। भारतीय राजनीति में अब इस बात पर बहस शुरू हो गई है, क्या भारत में भी ऐसा संभव है कि कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन सकता है। इस मुद्दे को लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के शशि थरूर और पी चिदम्बरम जैसे नेताओं ने ट्वीट कर सवाल किया। वहीं सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद से भारत में ट्विटर पर मुस्लिम पीएम ट्रेंड करने लगा। इस दौरान लोगों ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को जमकर ट्रोल किया। दरअसल ब्रिटिश संग्रहालय के अध्यक्ष जॉर्ज ऑसबॉर्न ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दिन के अंत तक ऋषि सुनक प्रधानमंत्री होंगे। मेरी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि वह हमारी समस्याओं का समाधान है, वहीं दूसरों को लगता है कि वह समस्या का हिस्सा हैं। आपकी जो भी राजनीति हो, लेकिन आइए हम सभी पहले ब्रिटिश एशियाई के पीएम बनने का जश्न मनाएं और अपने देश पर गर्व करें कि कहीं ऐसा यहाँ हो सकता है। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने लिखा, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेन के लोगों ने बहुत ही दुर्लभ काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को मौका दिया है। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मना रहे हैं। आइए ईमानदारी से पूछें, क्या ये यहाँ हो सकता है? So my question is, a party like the BJP, which doesn't have a single Muslim MP in either House of Parliament today, which is a shocking situation that's never been there in our diverse country's politics in the past, will that party ever allow somebody to become Prime Minister? And I say Prime Minister, not President, because President is a ceremonial position where people can be appointed from different backgrounds. But Prime Minister is where all the power is. Can the supporters of the BJP imagine a Prime Minister of another background, even a BJP Chief Minister from, say, either the Islamic or Christian faiths? I doubt it very much. And I think it's important for us to recognize that when many of us of the Hindu faith talk about tolerance, and in the case of Swami Vivekananda, they even spoke of acceptance. वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। यूएस और यूके के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगा लिया है और उन्हें सरकार में उच्च पद के लिए चुना है। मुझे लगता है कि ये भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों द्वारा सीखने के लिए एक सबक है। वहीं कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय मूल के एक काबिल नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस असाधारण सफलता के लिए हम सभी को उनकी तारीफ करने की जरूरत है। ये दुखद है कि कुछ भारतीय राजनेता दुर्भाग्य से इस अवसर पर राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, एपीजे कलाम कौन थे? आप मुझे बताइए। योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने बनाया था। आदिवासी समाज की बहुत योग्य नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, किसने राष्ट्रपति बनाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार बीजेपी ने बनाया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आते हैं? बहुत ही पिछड़े गरीब परिवार से, चाय वाले के बेटे हैं। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आगे फिर बनेंगे। यही तो भारत है। लोकतंत्र सबको अवसर देता है। तो आज के दिन सबों को एक स्वर में बात करना चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा।
और कांग्रेस के नेताओं को भी कहूँगा कि आगे बहुत चुनाव है, तो बहुत कुछ चुनाव में अपनी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आज तो आप एक स्वर में बोलिए। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी के बाद से ट्विटर यूजर्स ने भी उन्हें जमकर लताड़ लगाई। राजनीतिक टिप्पणीकार सुनंदा वशिष्ठ ने लिखा, 2 कार्यकाल के लिए सिख पीएम, मुस्लिम राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति, ऐसे कई उदाहरण हैं। हम इसके बारे में बहुत अधिक हो हल्ला नहीं करते हैं क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के विपरीत नस्लवादी नहीं हैं। बेशक उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। अनावश्यक अपराध बोध नहीं करें। एक अन्य यूजर ने लिखा, एक ईसाई द्वारा नियंत्रित एक सिख प्रधानमंत्री, उनके अधीन आपके जैसा हिंदू मंत्री पहले ही हो चुका है भाई। मौके पर चौका लगाने से नहीं चूकने वाले AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने पर कहा कि मैं चाहता हूं कि भविष्य में हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बने। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। Well, let him first make office bearer of his one office bearer woman wearing hijab in his party first. He won't do that. And why is asking a woman to be? When he can himself be the prime minister, let him draft an agenda. Let him go to people with agenda, not with agenda of dividing people. क्या इंग्लैंड में हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो वहाँ की राजनीति जाने। हिंदुस्तान में हमेशा कम से कम शुरुआती संविधान आने के बाद और कांग्रेस के राज आने के बाद 60-70 साल तक हर पदों पे हर पहचान के व्यक्ति गए, हर धर्म से गए, समुदाय से गए, भाषा बोलने वाले गए, प्रांतों से गए, इलाकों से गए, और एक समतावादी हर इंसान को एक मानने वाली नीतियों के साथ जिस तरीके से हमारी राजनीति और समाज आगे बढ़ा, दुनिया के लिए ये देश हमेशा एक उदाहरण रहा। उसमें कभी कभी संवैधानिक बड़े पदों पे भी अलग अलग पहचान के लोग गए। आज जो स्थिति बन रही है उससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ध्यान हटाना चाह रही है। बात सिर्फ ये नहीं है कि बड़े बड़े पदों पर क्या अलग अलग पहचान के लोग आते हैं, बात यह है कि सामान्य समाज में क्या न्याय उनको बराबर तरीके से देख रहा है, क्या उनमें आपस में द्वेष फैल रहा है कि नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी उसके संगठन लोगों के बीच में जहर फैला रहे हैं कि नहीं, क्या बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं कि नहीं। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने भी सुनक के पीएम बन जाने पर बधाई दी, लेकिन केंद्र सरकार पर तंज भी कसा। महबूबा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये गर्व का क्षण है कि यूके का पहला भारतीय मूल का पीएम होगा, जबकि पूरा भारत सही मायने में जश्न मनाता है। ये याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। फिर भी हम NRC और CAA जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हैं। मुफ्ती के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा, ऋषि सुनक के यूके के पीएम के रूप में चुने जाने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर टिप्पणी करते हुए महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा। महबूबा मुफ्ती जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? कृपया उत्तर देने के लिए पर्याप्त स्पष्ट करें। रविशंकर प्रसाद ने अगला ट्वीट करते हुए लिखा कि ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक के चुनाव के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अति सक्रिय हो गए। APJ अब्दुल कलाम की असाधारण अध्यक्षता, मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें धीरे से याद दिलाना, एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू अब हमारी राष्ट्रपति हैं। वहीं बीजेपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत जिसमें 3 मुस्लिम और 1 सिख राष्ट्रपति, 10 वर्षों के लिए 1 सिख प्रधानमंत्री, शीर्ष न्यायिक पदों पर अल्पसंख्यक और यहां तक कि सशस्त्र बलों को किसी अन्य देश से विविधता और समावेशिता के बारे में सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महबूबा को बात पर चलना चाहिए और जम्मू कश्मीर के CM के लिए एक हिंदू का समर्थन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो अब भारत में भी इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और भारत में भी अब राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। भारतीय राजनीति में अब इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत में भी ऐसा संभव है कि कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन सकता है।
क्या भारत में भी ऐसा संभव है कि कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है? इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। सोहित शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता हैं पीडीपी के। बहुत स्वागत है आपका। ओमकार नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। सर बहुत स्वागत है आपका। और अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। अग्रवाल जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि सवाल तो केंद्र सरकार से पूछे जा रहे हैं, सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछे जा रहे हैं, और बार बार इस बात पर कटाक्ष किया जा रहा है कि क्यों नहीं बन सकता कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बन सकता कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री। क्या भारतीय राजनीति में ये संभव है कि कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं, स्टेटमेंट है नहीं। अब आओ, पंजाबी में कहते हैं, ओंकार जी थोड़ा सा मेरे से वाकिफ रहेंगे, पंजाबी में कहते हैं आओ चार चार गुलाटियां सब में। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे बाकी जो महानुभाव हैं, राजनीतिक महानुभाव हैं, वो मुझे बताएं कि अल्पसंख्यक, अभी उस पर बिल लेके आएंगे हम, अल्पसंख्यक की डेफिनेशन क्या है? देश में क्या इस्लाम, जो कि गांधी परिवार का बैकग्राउंड है, वो अल्पसंख्यक है? देश में क्रिश्चियनिटी, जो कि गांधी परिवार से रिलेटेड है, क्या वो अल्पसंख्यक है? क्या देश में जैन, बुद्ध, एथिज्म, सिख, दूसरे कोई लोग, ट्रांसजेंडर, ये कोई अल्पसंख्यक नहीं है? अल्पसंख्यक का डेफिनेशन, कितना परसेंटेज देश के पॉपुलेशन में अल्पसंख्यक कहलाएगा, पहले तो वो गुलाटी कर लें। ठीक है, वो डिस्कस कर लें, उसके बाद अपन डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा रिलीजन या कौन सा इंसान, कौन सा सोसाइटी का तबका अल्पसंख्यक है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये बात कर लें। और जहां तक देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने की बात है, फिलहाल तो नहीं बनेंगे, बाकी बाद में हमें पता नहीं है, अभी तो बहुत इलेक्शन आएंगे आगे, है ना, तो वो तो बात ही मैं नेस्तनाबूद कर देता हूँ वहां पे। अगर बाकी साले वो चलते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फिलहाल तो नहीं बनेंगे सर। फिर आप किस तरह से दावे करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? कैसे हासिल करेंगे आप सबका विश्वास? आप तो क्लियर कट के कह रहे हैं कि देखिए देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, तो फिर कैसे सबका विकास होगा? आप समझे, एक मिनट, सबका साथ सबका विकास क्या प्रधानमंत्री बनने से ही होगा क्या? तो कैसे होगा बताइए ना। अगर देश नहीं, एक मिनट, तब प्रधानमंत्री बनने से ही होगा क्या विश्वास, या मंत्री बनने से ही होगा क्या, या संतरी बनने से ही होगा क्या? जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है फॉर एग्जाम्पल, वो मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, जैनियों के लिए, बुद्धिज्म वालों के लिए, एथिस्ट के लिए जो नहीं मानते भगवान में विश्वास, उनके लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, सबके लिए सबका साथ सबका विश्वास है। यदि भारत सरकार या यूपी सरकार या कोई और अन्य सरकार अगर किसी को साइकिलें देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत में, तो वो बेटी मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है, वो हर कोई है। कोई इसमें कोई वो सबका साथ सबका विकास केवल प्रधानमंत्री से ही बन सकते हैं क्या? मतलब ये तो बड़ा अचंभी बात हुई। अब मैं अगर बोलूं तो क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? एक सेकंड, मध्य प्रदेश में या किसी अन्य सरकार में या किसी अन्य प्रदेश में कांग्रेस में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बन सकता है? कांग्रेस का प्रेसिडेंट कोई इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ा हुआ? AIMM ने स्टेटमेंट दे दी कि कोई हिजाब वाली लड़की, पहले तो ये डिसाइड कर लो हिजाब पहनना लीगल है या नहीं है। नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। फिर बाकी आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं सर। मैं ट्रैक पे नहीं जा रहा नेहा जी, मैं बिल्कुल साफ सीधी बात कर रहा हूँ। तो क्या है ना कि जो पहले भारत सरकार पे या उनकी मंशा पे या उनकी राजनीतिक पार्टी पे उंगली उठाए, वो ये समझ ले कि उनके एक उंगली उठाने पे 4 उंगलियां वापसी भी हैं, 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है। सोहित जी, क्या अल्पसंख्यक से मतलब सिर्फ मुस्लिम नेताओं से ही है या मुस्लिम प्रधानमंत्री से ही है क्या? बाकियों के हितैषी क्यों नहीं है आप लोग? बाकी अल्पसंख्यक नहीं है क्या?
जनता पार्टी का ये दोहरी नीति अब पूरी जनता के सामने दिखाई देने पड़ी है, जो साफ क्लियर कहते हैं कि यहाँ पे कोई मुस्लिम कम्युनिटी के कोई भी लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये इनकी दोहरी नीति है। यहाँ पे कुछ और कहते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ और कहते हैं, बिहार में कुछ और कहेंगे, यूपी में कुछ और कहेंगे। ये इनकी दोहरी नीति है जो आज पब्लिकली लोगों के बीच में सामने आ गई है। पहले दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज हमारा 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय दिवस हुआ था। और मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, वो जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है वो हमारे हक में हो जाए। इसके लिए इसलिए मैं आपसे ये भी आप सबको मुबारकबाद देता हूँ जो हमारा जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने जो बयान दिया था, जिसपे एनआरसी और सीए पे जो बयान दिया था कि अभी भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नहीं सर, मेरा सवाल देखिए आपसे क्या था, आप क्या बोल रहे हैं? अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी वैभव जी कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि अभी तो हाल फिलहाल में दिखाई नहीं देता कि कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बने। अब अल्पसंख्यक से मतलब क्या सिर्फ मुस्लिम से ही है? क्या सिर्फ मुस्लिम की ही बात करती है पीडीपी, या फिर अल्पसंख्यकों की बात कर रही है? अल्पसंख्यकों में तो बहुत लोग आते हैं सर, बहुत जातियां आती हैं, बहुत धर्म आते हैं। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में अगर आप चले तो माइनॉरिटी में यहाँ पे हिंदूज हैं, सिख हैं और साथ में क्रिश्चियंस हैं, सब यहाँ पे माइनॉरिटी पे है। लेकिन जब हमारी पीडीपी की हुकूमत बनी थी तो यहाँ पे हमने माइनॉरिटी से हमने सिख को हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था, फिर एक महिला को हमने हिंदू महिला को हमने यहाँ पे एमएलए बनाया था, फिर एक हिंदू जो हमारे नेता थे उनको हमने एमएलसी बनाया था। कहने का मतलब ये है कि हमारी कोशिश ये रही जम्मू कश्मीर में मिनॉरिटियों को कहीं ना कहीं इनको हक दिया जाए। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन ही दे सकी, जो कि इनके हाथ में था। जो चाहते थे तो ये जम्मू कश्मीर में एक एलजी प्रशासन अपने जम्मू से ही दे सकते थे, जो ये लोग नहीं दे पाए। ठीक है, ठीक है ओंकारनाथ जी, अब सवाल इस बात को लेकर आपने वैभव जी को भी सुना, सोहित जी को भी सुना। वैभव जी का कहना है कि देखिए अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा और ना ही मुस्लिम अभी बन सकता है प्रधानमंत्री। कैसे देखते हैं इसे आप? जो वैभव जी वो अपने आप में स्पष्ट है, और दूसरी चीज इनके यहाँ प्रधानमंत्री के बाद छोड़ दीजिए कोई मंत्री भी नहीं है, कोई एमपी भी नहीं है। तो इन्होंने तो एक इसी पर तो बात हो रही है ना, जो देश के नेता कह रहे हैं कि देखिए एक ब्रिटेन को देखिए जो 200 साल पहले जब हमारा देश आज से 75 साल पहले जब गुलाम था, तो ऐसी स्थिति थी कि हिंदुस्तानी जो हैं वो कहीं निकल नहीं सकते थे और उनको कुछ प्लेसेस ऐसी थी जहाँ जाते थे तो सजा हो जाती। आज वो देश इतना उदार हो गया है कि जो दूसरे देश का नागरिक आके वहाँ बस गया है और वहाँ पैदा हुआ है, उसको प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचा दिया। उन्होंने अपनी सारी जो है नफरत खत्म कर दी, और आज हम जो हैं जो इतने सहज थे, जो हम सबको लेके चलने वाले थे, आज हमने अपने यहाँ नफरत ऐसी बो दी है कि हमने मुसलमान को अपने से एकदम अलग कर दिया। तो ये जो चीज इन्होंने की है वो बड़ी खतरनाक है, उसकी चिंता देश के नेता लोग कर रहे हैं। और वो तो हम जानते ही हैं कि ये जब इनकी सरकार रहेगी तो मुस्लिम को कुछ नहीं मिलना है और न बनाएंगे उनको, ये हम जानते हैं। तो वो अपना एक राजनीति कर रहे हैं, वो करे, इसको हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जनता से कहेंगे कि भाई आप अपनी किसी तरह से चीजों को संभालिए और इस नफरत को आप दूर करिए। जनता दूर करेगी, जिस जनता ने इनको बिठाला है वही जनता इनको हटाएगी। क्योंकि जब देख रही है जनता कि दूसरे देशों में हमारे मूल के लोगों का सम्मान हो रहा है, तो हम अपने देश में अपने देश के लोगों का सम्मान क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है सर, उदारवाद की बात की है वैभव जी। एक बार राजनीतिक पटल पे मैं जवाब दे दूं कि देखिए ओंकार भाई बहुत सदे हुए पॉलिटिशियन हैं, और उन्होंने क्योंकि मेरी बात को वो समझ गए इसलिए उन्होंने राजनीतिक कटाक्ष नहीं किया मेरे पे, लेकिन उन्होंने जितना मेरे को राजनीतिक प्रारूप में बोलना था वो उन्होंने बहुत सही बोला। लेकिन सोहित जी ने एक बात नहीं समझी है कि महबूबा मुफ्ती ने यदि देश के प्रधानमंत्री करने के लिए किया है तो मुस्लिम को एक देश का प्रधानमंत्री करने के लिए किया है, तो ना तो मेरी बात का मेरे राजनीतिक बात का जवाब दिया कि अगर जो माइनॉरिटी है उसका क्या मतलब होता है,
15%, 12%, 13%, पॉपुलेशन का कितना परसेंट माइनॉरिटी कहलाएगा? माइनॉरिटी का क्या मतलब है? आप पर्दे के पीछे खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या माइनॉरिटी का कोई अर्थ होगा? कोई तो लॉजिकल अर्थ नहीं है, ठीक है, इनके पास उसका जवाब नहीं है। दूसरा, क्या ये अभी जो इलेक्शन आएंगे जम्मू और कश्मीर में, इनके कितने हिंदू कैंडिडेट्स हैं जो पीडीपी से खड़े हो रहे हैं, जीत रहे हैं? हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे? सर ये सवाल तो तब आप पूछ सकते हैं जब आप इसका जवाब दे कि आपने लोकसभा चुनाव में कितने कैंडिडेट को उतारा था मुस्लिम, आपने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कितने कैंडिडेट बनाए थे मुस्लिम? नेहा जी ये हिमाचल में कितने मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने सीटें दी हैं? ब्लॉक लेवल से ये तो पूछा जाए, गुजरात में कितने मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने सीटें दी हैं? पहले ये भी पूछे इनसे। सोहित जी एक मिनट, मैं राजनीति में भी सीनियर हूँ आपसे, एक मिनट। बिल्कुल मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, एक मिनट। बिल्कुल नहीं सर हमारे लिए सभी यहाँ पर सम्मानित है और सभी यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं जी। हाँ, मेरा बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मेरे पार्टी में मैं आपके ऊपर कटाक्ष तब कर सकता हूँ, ठीक है, जब मैं उस कटाक्ष का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो तैयार रखूंगा। लेकिन ये मुस्लिमों वाली बात मैंने तो शुरू करी नहीं, तो इसलिए मेरे से काउंटर आर्ग्यूमेंट हो नहीं सकता। अब जब आपने एक राष्ट्रीय पटल पे जर्नलिस्ट होने के नाते मेरे से ये प्रश्न पूछ लिया है, तो मैं आपको उसका एक बड़ा सादा जवाब दे दूंगा। बिल्कुल सर, देना चाहिए। ब्लॉक लेवल से लेकर ऊपर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक मेरी पार्टी में जगह जगह, हर इलाके में जगह जगह मुस्लिमों की एक पारदर्शी रूप से पार्टिसिपेशन है, और केवल मुस्लिमों की नहीं पार्टिसिपेशन सर, ये प्रत्याशी बनाने में क्यों नहीं नजर आता? ये मेरा एक सवाल है आपसे, मैं पूछती हूँ। उससे पहले मैं आती हूँ सर, एक सेकंड रुक जाइए अरविंद जी, मैं लौटूंगी, एक सेकंड। ईसाई, मुस्लिम, ट्रांसजेंडर, मेरी पार्टी में ट्रांसजेंडर भी है। कोई किसी अन्य दल में है क्या? मैं छोड़ दूंगा राजनीति, मेरे को दिखा देंगे तो ठीक है, लौटती हूं। मेरी पार्टी की तो तुलना करी नहीं जा सकती राजनीतिक प्रारूप। ठीक है, मैं अगर कटाक्ष कर रहा हूँ, मैं अगर दूसरे के घर पे शीशा, दूसरे के घर पे पत्थर फेंक रहा हूँ, मेरे घर पे पत्थर नहीं गिराए जा सकते। मेरे घर पे वो क्या कहते हैं, आयरन की दीवार बना रखी है अपन ने, लोहे की दीवार बना रखी है अपन ने, तो अपने को दिक्कत ही नहीं है। 90% जनता, 60% जनता जो वोट देने जाती है, उसकी 90% जनता मेरे को वोट देती है, तब मैं सरकार बनाता हूँ। बहुत फर्क है। मेरे पास जनाधार है, किसी भी अन्य राजनीतिक दल के पास भारत में सर जनाधार पाने के लिए और वोट पाने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। मैं लौटती हूँ सर, मैं उस पर आऊंगी सर, एक सेकंड रुक जाइए वैभव जी, एक सेकंड रुक जाइए। ऐसे नहीं अरविंद जी, देखिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं, एक बार भी मैं उनका रुख नहीं कर पाई हूँ। अरविंद जी, जिस उदारवाद की बात अभी ओमकार जी कर रहे थे, ये कह रहे थे देखिए ब्रिटेन ने उदारवाद की एक परिभाषा दिखाई है, वहां पर उदारवाद दिखाया गया है और किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। ये उदारवाद क्या हिंदुस्तान दिखा सकता है क्या? नेहा जी देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो हम लोगों ने ब्रिटिश मॉडल के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। उसकी खूबसूरती यह है कि कोई भी व्यक्ति एक संसदीय लोकतंत्र में देश का नेतृत्व कर सकता है। ब्रिटेन के अलिखित संविधान और भारत के लिखित संविधान दोनों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, कोई एक विशेष धर्म, जाति, पंथ का ही व्यक्ति होगा। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। जो लोग अगर यह कहते हैं तो वह कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ठेंगा पे रखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि ऋषि सुनक जो अगर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वह हिंदू या माइनॉरिटी होने के नाते नहीं बने हैं। वह देश के काबिल नेता है और वह वित्त मंत्री भी बोरिस जॉनसन की सरकार में रह चुके हैं और 200 सांसदों का उन्हें समर्थन हासिल है। भारत में भी कोई व्यक्ति 272 का संख्या जुटा ले, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ओवैसी साहब जो अपनी पार्टी जो हिजाब बनाने वाले की बात कहते हैं, बेशक उनके इरादे पूरे हो सकते हैं, लेकिन वो शर्त है कि 272 संख्या जुटा ले। ये कुवत होनी चाहिए। भारत के लोकतंत्र में देखिए, असम में अनवरा तैमूर क्या मुख्यमंत्री नहीं बने, मणिपुर में अलीमुद्दीन क्या मुख्यमंत्री नहीं बने, पांडिचेरी में हम फारूक नहीं बने, बिहार में गफूर नहीं बने, महाराष्ट्र में यारंतुले नहीं बने,
देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब नहीं बने, फखरुद्दीन अली अहमद नहीं बने, कलाम साहब नहीं बने, क्या सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हमीदुल्ला बेग नहीं बने, एम हिदायतुल्लाह नहीं बने? यह देश सबको मौका देता है। अगर जो लोग इसमें इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र के वो खिलाफ जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने कहा कि ब्रिटेन ने उदारता दिखाई। देखिए, अगर कोई दबी बिल्ली चूहों से कान को उतरवाती है तो बिल्ली की उदारता नहीं होती है। आज ब्रिटेन में जो है 80% लोग जो है 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए मोहताज हैं। इस तरह ऊर्जा का संकट वहाँ पे पैदा हुआ है, गैस की सप्लाई हो नहीं पा रही है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, यहाँ पर थोड़ा समय दीजिएगा नेहा जी। जी जी जी। जिस हम लोग ऋषि सुनक की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की खूब वाहवाही कर रहे हैं, भारत में क्या वो नैतिकता है क्या? जिस संसदीय लोकतंत्र में एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना है, क्या भारत में है क्या? कांग्रेस की भी प्रवक्ता है, भाजपा के भी प्रवक्ता है, पीडीपी के मैं एक सवाल पूछूंगा। ब्रिटेन में 60 के दशक में क्रिस्टल किलर कांड में एक मंत्री का नाम आया और उस समय के हेराल्ड मैकमिलन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोरोना पीरियड में बोरिस जॉनसन एक पार्टी में करते पकड़े गए और अंततः उसकी परिणति इस्तीफा में हुई। लिज ट्रस्ट ने अपने वादे को नहीं निभाया और एक गलत डिसीजन आर्थिक लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारत में मुझे बता दीजिए कि हर पार्टी की सरकार बनी है और हर पार्टी में 1-2 मंत्री जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए, क्या किसी सरकार ने इस्तीफा दिया है क्या? देखिए, नैतिकता के उच्च आदर्शों का परखा जाना कभी खत्म नहीं होता है। केवल हम सियासी इस पर जो है विमर्श का दायरा बढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हकीकत है कि भारत का संविधान सबको अधिकार देता है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है। देश का एक जब हाशिए का व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी आदरणीय, वो देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, चाय बेचने वाले मुर्मू जी राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो बेशक कि देश का एक अल्पसंख्यक वैसे भी पहले बन चुके हैं। और एक बात मैं कांग्रेस के आदरणीय ओमकार जी, हम एक बात बता दूं, ओमकार जी, जिस तरह शशि थरूर जी वगैरह लोग बात कर रहे हैं, तो जरा आपको याद करना होगा 1947 में नेहरू जी की सरकार थी और इंदौर के राजा महाराजा यशवंत राव होलकर की दूसरी पत्नी जो थी फ्रांसीसी थी, उनका लड़का था रिचर्ड। जब उसको उत्तराधिकार देने की बात आई तो नेहरू जी ने साफ मना कर दिया, कह दिया कि नहीं, देश में विदेशी मूल का व्यक्ति शासक नहीं बन सकता है। मैं ये लिखित बात कह रहा हूँ। अब सवाल उठेगा कि अगर अगर कसौटी पर जाएंगे तो उस रिचर्ड में और आज के राहुल में क्या अंतर है? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा कोई हो, अपने इतिहास को जरूर देखे। सर, सवाल इस बात को लेकर भी, क्योंकि एक सवाल मेरा भी है जिस बात का जिक्र अभी अरविंद जी ने किया था, उसी में से एक सवाल ये भी है कि क्या सर ये काबिलियत है ना इंसान की कि वो प्रधानमंत्री बन जाता है? एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, क्यों नहीं कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता? बनाइए। आप लोगों ने तो कईयों को टिकट भी दिए, कईयों को आगे बढ़ाया, नहीं बन सके। कई लोग मुख्यमंत्री तक बने लेकिन नहीं प्रधानमंत्री बन सके। तो इसमें ये कह देना कि देखिए एक पार्टी प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती या मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती, ये कहां तक सही है? छोड़ देता हूं कि आप बताएं ये सही है या गलत है। अगर आप कहें गलत है तो हम मान लेंगे गलत है। आप खुद ही उनसे सवाल कर रही हैं कि आपके यहाँ तो एक एमपी भी मुस्लिम नहीं है और फिर आप हमसे ये सवाल पूछ रही है कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। तो मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। एक चीज अरविंद जी ने जो दूसरी बात कही, विदेशी मूल वाली जो बात कही, विदेशी मूल वाली बात जो ये किस्सा सुना रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ, जो आपकी बात से समझ में आया कि जहाँ की रानी की बात आप कर रहे थे, उन्होंने अगर किसी विदेशी व्यक्ति से शादी की और अगर पुत्र उनका विदेश की धरती पे पैदा हुआ तो वो विदेशी मुल्क का ही नागरिक होगा, उसने भारतीय नागरिकता न ली हो तो। और मैं समझता हूँ 1947 से भारतीय नागरिकता नहीं ली होगी उन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, 1947 के बाद प्रशासक रखने के कोई मतलब नहीं था कि कोर्ट ऑफ वार से सारी स्टेट ली जा रही थी, तो इसलिए उसमें कोई करने का मतलब नहीं था। इस तरह की बातों को लेके और राहुल गांधी को उसके मुकाबले में खड़ा कर दें। राहुल गांधी जिस माँ के बेटे हैं वो भारत की धरती पे आकर उन्होंने उनको जन्म दिया और भारत की नागरिकता उनकी रही। जन्म से जिसकी नागरिकता होती है वो कभी जाती नहीं। तो इन सब चीजों को बात करने की बात नहीं है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, लेकिन बोलने के पहले तुलना जब करते हैं तो उसको सोच लिया जाइए किसके तुलना की जानी चाहिए और किससे नहीं की जानी चाहिए। अरविंद जी एक चीज एक मिनट सुन लीजिए। जी जी रखे। जहाँ तक बात है एक दूसरे की नफरत फैलाने की या जो इस तरह की बातें हो रही हैं, जो अरविंद जी कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति जो काबिल होगा वो चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जहां जाए वहां बन सकता है। सुनक की काबिलियत सिर्फ इतनी है कि वो एक इकोनॉमिस्ट है, उनका कोई बहुत राजनीतिक अनुभव नहीं है। वो प्रधानमंत्री हुए, उनके हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भारत के साथ एक ब्रिज ब्रिटेन के संबंध बहुत अच्छे बने ताकि हमारी आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं
उसमें सुधार आ सके। तो इसलिए इन सब चीजों की बात नहीं। वो 2015 में आए थे राजनीति में और आज वो 2022 में प्रधानमंत्री हो गए। उनका वो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, अभी उनको अच्छा प्रशासक होने के लिए प्रूव करना पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट और प्रशासक का फर्क होता है। ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था सुधारना और देश को सुधारना और देश को चलाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मैं इस समय कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता। लेकिन जो व्यक्ति, हम क्यों उनकी लेके बात कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि वो भारतीय मूल के हैं और प्रधानमंत्री होकर बड़ा खुश हो गए। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जो उदारता, जो प्रेम ब्रिटिश सरकार ने दिखाया है इस समय, जो वहाँ की जनता ने दिखाया, सरकार ने क्या दिखाया है, जनता ने दिखाया है। जो जनता ने दिखाया है वो प्रेम हमारी जनता में कब उत्पन्न होगा, जो इस समय गिर गया है। पहले बहुत अच्छी तरह से था, हर आदमी एक दूसरे से प्रेम करता था, हर दूसरे के दुख सुख में जाता था। लेकिन आज वो स्थितियां खराब होती जा रही हैं और हम उम्मीद करते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच में जाके, और हम उम्मीद करते हैं एक समय आएगा जब जनता फिर इस चीज को समझेगी और सब मिलजुल के देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उस प्रेम का दिखावा करती है वैभव जी भारतीय जनता पार्टी में। आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अरविंद जी जवाब देंगे। अरविंद जी। हाँ, मैं आदरणीय ओमकार जी का बहुत सम्मान करता हूँ और सभी में प्रवक्ता है, अपनी बात बहुत तार्किकता से कहते हैं। मेरा मतलब तर्कों के जरिए किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, न किसी की घेराबंदी है, क्योंकि हम किसी राजनीतिक खूटे से ओमकार जी भी जानते में बधा हुआ नहीं। पहली चीज देखिए, जिसमें यशवंतराव होलकर की बात कर रहे थे, वो उनके जो सुपुत्र रिचर्ड है उनका नाम बदल गया है और भारत की धरती पर ही पैदा हुए थे और इस समय जो है गोवा में उनके जो है अपने कई जो है होटल्स वगैरह जिसको देखते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, हाँ यह सही बात है कि मैं राहुल जी का चर्चा इसलिए कहा कि वो रिचर्ड की तुलना मैंने इसलिए किया कि सोनिया गांधी जी जो है विदेशी मूल की है, लेकिन हाँ उनकी राष्ट्रभक्ति को लेकर कोई सवाल नहीं और मेरा मानना है कि शायद वो नेहरू जी वहाँ पे गलत थे। मैं यही चीज को कहता हूँ, क्योंकि जो राष्ट्रभक्ति हो, चाहे देश का हो चाहे कहीं का हो, अगर भारत के प्रति उसका समर्पण है तो वो उसको जो है सम्मान मिलनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आपने ओमकार जी ने कहा कि एक इकोनॉमिस्ट है सुनक जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तो वही थे भाई। आपके नरसिम्हा राव जी के सरकार में वित्त मंत्री थे और कितनी काबिलियत के जरिए देश को उदारीकरण के राह पर ले गए और देश कितनी तरक्की किया। सोनिया जी ने उनको इसलिए न बनाया कि एक जो है देश का वित्त मंत्री बनेगा तो देश की अर्थव्यवस्था को समझेगा, गरीब गुरबों की बात को समझेगा, और मैं कहूंगा कि उसमें सफल भी रहे। 10 साल तक वो शासन किए। तो इकोनॉमिस्ट होना मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है एक प्रधानमंत्री के लिए। वैसा व्यक्ति आखिर शासन क्या करेगा? केवल जो है एक रबर स्टैम्प की तरह मुझे नहीं लगता है कि व्यक्ति किसी भी देश को चलाएगा। तो जो जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वैसे ऋषि सुनक जी है। तो मुझे उम्मीद है, जैसे ओमकार जी की शुभकामना, मेरी भी है शुभकामना कि भारत की माटी का वो जो लाल है वो ब्रिटेन को नई ऊंचाई पर ले जाए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति अपनी काबिलियत से जी कहाँ का है? ब्रिटेन में भारत की माटी का लाल नहीं है, भारतीय मूल के उनके पूर्वज थे। भारत के माटी का लाल का तात्पर्य केवल पैदा होने से नहीं, यही समस्या है, यही समस्या है। कांग्रेस की ओमकार जी यही समस्या है कि देश के मन को बात को समझ ही नहीं पाती है। भारत के मूल, भारत का मूल है। देखिए व्यक्ति जो है, ओमकार जी व्यक्ति अपनी संस्कृति से समझा जाता है कि किस मूल का। आज ही आपने देखा कि कान मंदिर में किस तरह भारतीय संस्कृति को लेकर के वो जो है वो प्रतिनिधित्व किए, उनके माता पिता जो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही बहुत बड़ी चीज है। महान देश है, यूके एक महान देश है। दूसरे देश के लोगों को आकर यहाँ पे नागरिकता स्वीकार किया, आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ से लोग जाकर के दूसरे देश में गए, चाहे गुयाना में हो, सेशल्स में हो, सूरीनाम में हो, सिंगापुर में हो, मॉरिशस में हो, यहाँ तक कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बात मानने को तैयार नहीं है। समस्या यही है। देखे जो देखना है, भारत के माटी के लाल कहाँ से हो गए? भारत में पैदा होते तब ना भारत के माटी के लाल होते हैं। ठीक है, चलिए वैभव वैभव जी का रुख कर लेते हैं। वैभव जी, अब सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र भी थोड़ी देर पहले ओमकार नाथ जी कर रहे थे, उनका कहना है कि देखिए उस प्रेम को जो दिखाया है ब्रिटेन की जनता ने, वो प्रेम दिखाने का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की जाती है, दावा किया जाता है। ये खोखला दावा, ये खोखली कहीं ना कहीं प्रेम है क्या? अजी नेहा जी, आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। चाहे वो पीडीपी हो, महबूबा मुफ्ती हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे कांग्रेस के पी चिदम्बरम हो जिन्होंने गमले में गोभी उगाई। ठीक है, ब्रिटेन में कितने स्कैम्स आए, अभी अरविंद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो नैतिकता का एग्जाम्पल जहाँ पे दिया, तो ये क्या है, ये अपने को बात समझनी पड़ेगी, अपने को इसको गहराई को देखना पड़ेगा। लेकिन ये समझना पड़ेगा
कि इसमें क्या है, ये लोग इसलिए ये चीज उठा रहे हैं क्योंकि ये अपना अपना फेलियर छुपा सकें और सत्ता के लालच में सत्ता पा सकें। प्रॉब्लम ये है कि एक काबिल इंसान को, काबिल दिमाग वाले इंसान को जरूरत के समय शांति से ब्रिटेन का मुखिया बना दिया गया। आप समझे, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। मुसीबत के समय गधे को भी बाप बना लो, ये हमने अब अंग्रेजों से ही सीखा था। भारत में ये प्रथा कभी थी नहीं, प्रचलित नहीं थी। और भारत की राजनीति में ये प्रथा, मुसीबत में गधे को बाप बनाना, ये राजनीति ब्रिटेन के टाइम अंग्रेजों की तरफ से ही आई। और डिवाइड एंड रूल, ये दो ही चीजें तो हमने उनकी राजनीति की सीखी, सबसे बड़ी जो आज तक हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हुआ भारत में, क्या है, भारत और ब्रिटेन का पहले तो कंपैरिजन नहीं है। उसकी पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत अलग अलग है। वहाँ की जनता और भारत की जनता बहुत अलग अलग है। वहाँ की जरूरतें, भारत की जरूरतें बहुत अलग अलग हैं। और क्या है कि ओंकार जी, अरविंद जी जो कह रहे हैं ना, भारतीय माटी, उसका मतलब ये नहीं है कि कैसे हो गए। ऋषि सुनाक तो भारत से ताल्लुक ही नहीं रखते, वो है भारत के दामाद, अगर आपको पता हो तो। नहीं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उनके माँ बाप तो बचपन में ही छोड़ के अफ्रीका चले गए थे। अब वो वहां पे अफ्रीका गए और वहां से उन्होंने ब्रिटेन में उनको जन्म दिया। अब ब्रिटेन में जन्म देने के बाद वो उन्होंने, जो अरविंद जी का जो इशारा है वो माटी का ये है कि उनके खून में भारत का ही नाम दौड़ता है, ऐसे ऐसे करके। उनका खून कहीं ब्रिटेन का खून किसी सफेद खून से नहीं आया। अब आप भारत की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि उन्होंने ब्रिटेन के लिए है सर वो। एक मिनट निया जी, नहीं, आप फिर भारत आप भाव पे जाइए। आप उसके पीछे राजनीतिक कटाक्ष मत देखिए कि हिंदुस्तानी, चाहे वो 7 पुश्तों पहले हो, चाहे वो 7 पुश्तें आगे हो, हिंदुस्तानी चाहे कहीं भी जन्मा हो, सोच पे आइए ना। ये कह रहे, देखिए ब्रिटेन ने अपनी सोच बदली, ब्रिटेन एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की सोच कब बदलेगी, उस पे आइए। हाँ, और चाहे वो अब कंट्रीज हो, अलग अलग देश हो, हम मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो खून तो हमारा ही है। तो आप ये बात समझे। अब आ जाए अपन राजनीतिक रूप में, तो ब्रिटेन ने कोई ऐसा एहसान नहीं किया। ब्रिटेन ने तो चालू काम किया कि भाई साहब आज अभी हमारी लगी पड़ी है। क्या, एक सेकंड, आपको क्या लगता है कि कोई मुस्लिम नेता में इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं रखता है कि प्रधानमंत्री बन जाए? नहीं ना, क्या दोबारा बताएं? मुस्लिम नेताओं में इतनी काबिलियत नहीं है या मुस्लिम नेता इतनी कुव्वत नहीं रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? कहाँ, हिंदुस्तान में? जी नहीं, काबिलियत होगी, अभी तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा है। मेरी उम्र के हिसाब से तो देखो, तो आज तक तो समय मेरा और आपका और हम लोगों का समय है ना। तो हम लोग आजकल के आने वाले समय में सरकारें तो आप और हम बनाएंगे ना। हमारे से बड़े बड़े जो 60 70 साल के हैं, वो तो शायद अब अगले इलेक्शन में वोट देने भी ना जाए। आप और हम जा रहे होंगे वोट देने, तो सरकारें तो हम बनाएंगे। और हमारे बीच में तो अभी तक तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो कोई है नहीं। और सबका साथ सबका विकास अगर प्रधानमंत्री से बनता है तो फिर यार, फिर तो अपन, और माइनॉरिटी क्या है। अब देखो, ये सारे बहुत प्रश्न है। ये पहले अपन राजनीतिक पटल पे, पार्लियामेंट लेवल पे, अगर कोई आप पीडीपी के एमपी भी हैं, कांग्रेस के एमपी भी हैं, प्रेसिडेंशियल नॉमिनी भी होते हैं 4 एमपी, कोई भी जो सिटीजन नॉमिनी होते हैं, तो वो उनमें से कोई भी उठा ले ये प्रश्न, तो कि भाई साहब पहले तो अपन ये तय कर लें कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है कानून के हिसाब से। कानून में तो कोई परिभाषा ही नहीं है। नहीं, मैं तो मुस्लिम की बात कर रही हूँ ना, खास तौर पे। नहीं, मुस्लिम ही क्यों मुस्लिम, बाकी कोई बात। अच्छा, मेरा कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी, वाह, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है सौरभ जी, जैन ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब, ऐसे नहीं होता। देखिए, जैन, सिख, ईसाई, सरकार की नजर में हर नागरिक एक है। जो सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करे, वो गलत बात करे। तो ये तो कह रहे सबसे ज्यादा आपकी सरकार करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और कोई थोड़ी ना करते हैं। सोई जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, फिर मैं रुक करती हूँ आपका। हमारी सरकार की, हमारे बड़े भाई अग्रवाल साहब की बात सुन के मुझे हंसी आ रही है। जैसे ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन की जनता गधे को भी बाप बना देती है। अब ये गधा कौन है, ये बात एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। ये एक चीज इनसे पूछनी पड़ेगी कि ब्रिटेन की जनता ने किसको बाप बनाया है।
ये एक भाई मेरा साहब, प्रश्न ऐसा है, मेरी रोहित भाई, वैभव साहब रोहित से भाई, है मेरे ख्याल कि से- वो जो एक बात कहते हैं, ब्रिटेन की जनता ने गधे को भी बाप बना लेती है, जो इस समय हालात ब्रिटेन में खराब चल रहे हैं, ये आप किस और बात को लेके जा रहे हैं? आप एक तरफ हिंदू की बात करते हैं, हिंदू हमारा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना है, ऊपर से आप ये भी बात सामने रखते हैं, ये बात कुछ हमारे समझ में नहीं आई है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता मैं दें। बोलूं? हाँ, मैं बोलता हूँ सोहेल भाई, दिक्कत क्या है ना कि जो आदमी राजनीतिक कटाक्ष करने पे लग जाए वो अपनी अकल पे पर्दा डाल लेता है। आप नहीं, आप पब्लिकली लोगों के बीच में बोल रहे पता नहीं हैं, आप जनता के बीच में बोल रहे हैं। यहाँ तो आप अपनी लैंग्वेज को पहले ठीक करें। आप पहले आप देखें कि आप गधा किसको कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बोलना है तो आप बोल लें, आप ही। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन है मेरा, नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए, ठीक है, एक एक करके रखिए। हाँ, तो मैं जवाब दे देता हूँ। तो ऐसा है ना कि ये एक मुहावरा है, थोड़ी अपने को ना, शायद मैं, हो सकता है आपसे बड़ा हूँ या आप मेरे से बड़े हैं, उससे तो दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, आप बड़े हमसे, आप बड़े हमसे, ऐसी कोई बात नहीं है। इस मुहावरे में गधा गधा नहीं होता है। अगर हिंदू का अगर आप थोड़ी सी इस मुहावरे की संधि विच्छेद में जाएं तो आपको समझ आ जाएगा कि इस मुहावरे में गधा गधा नहीं होता है। इस मुहावरे में ये कहा जाता है कि मुसीबत के समय जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते, उस इंसान को भी आप अपनी जगह पे आप अपने समक्ष ले लेते नहीं, हो। ठीक है, अब बात दरअसल यही हो रही है कि देखिए, मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है, लेकिन ओमकार नाथ जी, हमने देखा है कि देखिए अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात, ठीक है वैभव जी, ओके, लेकिन ओमकार नाथ जी, हमने देखा है कि 84 के बाद से 84 के पहले की अगर हम बात करें तो भले ही कम टिकट दिया जाता हो मुस्लिम्स को, लेकिन 84 के बाद टिकट देने की तादाद बढ़ी है। मैं हाल फिलहाल की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं हाल फिलहाल के और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, कांग्रेस की भी मैं बात कर रही हूँ, बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी बात कर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी उन कैंडिडेट्स में जीत कर आने वालों की जो संख्या है, जो प्रत्याशी जीत के आते हैं मुस्लिम कैंडिडेट्स, वो कम हो जाते हैं। क्या वजह है कि सर लोकसभा में, क्या वजह है कि विधानसभा में मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत कर कम आते हैं? अब जनता ही नहीं पसंद करती तो ऐसे में प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचेंगे सर? ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। ओमकार नाथ जी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा मुस्लिम कैंडिडेट जब जब दिए गए हैं उसमें काफी जीते भी हैं, और हमेशा जब भी यहाँ पर क्या कहते हैं चुनाव होता है तो आप देख लीजिए 84 से लेके मुस्लिम एमपी की कमी नहीं थी, ठीक ठाक संख्या में लोग रहते थे पूरे देश से जो आते थे। हाँ, ये है कि भारत में हिंदू अधिक संख्या में है तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे वैभव भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही प्रधानमंत्री सुरख जी के लिए कि खून तो हमारा ही है। अरे मेरे भाई, खून तो मुसलमान भी हमारा ही है, इस भारत का रहने वाला है और सारे हिंदू ही मुसलमान हुए, तो खून तो हमारा ही है, उससे इसकी नफरत क्यों? अगर आप ये समझ सकते हैं तो नफरत नहीं है ना ओमकार भाई, अब आप बोलिए, बोले तो मैं नहीं बोल रहा था, मुझे सुन लीजिए, फिर बोल लीजिएगा। ओके। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि प्रेम से दुनिया बनती है और प्रेम से देश ताकतवर बनता है, कभी भी नफरत से देश ताकतवर नहीं बनता। आप एक समुदाय का वोट लेके शासन तो कर सकते हैं मगर आप देश को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना गर्जिए चाहे जितना बढ़िए। एक चीज। दूसरी चीज, मैं आपको कायदे से समझा रहा हूँ, जो आपने बताया कोई भी चीज व्यक्ति प्रधानमंत्री वही व्यक्ति हो सकता है जो लोकप्रिय होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, लोकप्रियता सबसे आगे आती है और लोकप्रियता आपको सिद्ध करनी पड़ेगी। आप देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो जनता ने उनको वोट किया और जनता ने वोट किया इसलिए वो प्रधानमंत्री बने। हम उनके कट्टर विरोधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम ये भी मानने में एकदम मानते हैं कि जनता ने उनको जिताया। ऐसे ही अटल जी, कम से कम ये तो आप मानते हैं कि जनता ने जिताया, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई। वैभव जी जवाब देंगे। ईवीएम ऐसा है, दूसरी बात है, ईवीएम दूसरी बात हो गई, ईवीएम दूसरी बात है, ईवीएम पर हम नहीं कहते। और दूसरी चीज ये है कि जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हुए थे तो सबसे लोकप्रिय नेता थे, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर हुई तो लोकप्रिय नेता थे।
लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी भी लोकप्रियता आसमान छू रही। वैभव जी जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अरविंद जी का आखिरी कमेंट लूंगा। और जब क्या कहते हैं आदमी नहीं लोकप्रिय होता है, नरसिम्हा राव को बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर, नहीं लोकप्रियता पाए, हार गए। तो इसी तरह से मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, राज्यसभा में थे, पहली बार जब जीते, दोबारा जब तो उन्हीं की लोकप्रियता को जीते। अब मैं जल्दी से जवाब दे दूं ओंकार जी कि हेट्रेड नहीं है, नफरत नहीं है, सवाल ये है कि नहीं, आप सीधा ही बोल देते ना सर कि बनेगा ही नहीं मुस्लिम प्रधानमंत्री, हो ही नहीं सकता है भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री। फिर आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप कहते हैं मुसलमानों के लिए जो हमने ये कर दिया, आप कहते हैं मुसलमानों के लिए जो हमने वो कर दिया। फिर ये सर, ये अगर ओमकार नाथ जी ये कह रहे कि आप नफरत भरी राजनीति करते हैं, नहीं, आप बिल्कुल आपका प्रश्न भी ठीक है, उनका इल्जाम भी सही है, लेकिन क्यों नहीं होगा सर, क्यों इल्जाम नहीं लगाएंगे वो आप पर? उनके तो ओंकार भाई के पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से देखने में नजरिए में खोट है। हम तो सबका साथ, सब में खोट है आपको छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के दुनिया में खोट है सर। लेकिन ये तो बात सही है, ये हो सकता है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, ये हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बात समझें कि समय ये है कि कैंडिडेट डिसाइड होता है डेटा एनालिटिक्स से, जनता की चॉइस से। यदि जनता चाहेगी तो आएंगे, किसी भी धर्म से आएंगे, किसी भी समुदाय से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत में ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल्स नहीं है। अभी जनता ने पूरा चाहा, जनप्रतिनिधि ने पूरा चाहा तो मिलके एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया। तो जनप्रतिनिधि कुछ भी चाह सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कैंडिडेट जहां तक आएंगे वो जनता की चाहत से आएंगे। जो राजनीतिक दल मन मर्जी अपनी जनता पे थोपना बंद कर दे और जनता की सोच से चलना शुरू कर दे, उसको समझ आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो जनता की कैंडिडेट तो आएंगे सर, जनता की पसंद से आएंगे, लेकिन जनता क्या कहीं पे पसंद नहीं करती कि मुस्लिम कैंडिडेट बनाए जाए, प्रत्याशी उतारे जाए? आपने तो एक भी प्रत्याशी मुस्लिम नहीं उतारा, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। अरविंद जी, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरविंद जी आज भी इससे इनकार नहीं किया जाए, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ सर। ओंकार भाई की एक बात पे चेताना जल्दी से, ओंकार भाई ने एक बोला कि देश में शासन तो कर सकते हैं, पॉपुलर वोट लेकर शासन तो कर सकते हैं, लेकिन देश को सुरक्षित नहीं कर सकते। तो मैं ओंकार भाई आपको एक बात बता दूं, 72 हुरों के पास भेज दिए जाएंगे अगर देश को असुरक्षित करने के लिए कोई करने की कोशिश करेंगे। ये स्टेटमेंट है मेरी। तो शासन अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो देश को असुरक्षित कोई नहीं कर सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ। चलिए ठीक है, अरविंद जी से मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, सर जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में जाति धर्म को देखकर ही जो लोग हैं वो अपना जो विधायक है, जो सांसद है, वो तय करते हैं। इससे इनकार किया जा सकता है सर, और यही वजह है कि मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं वो कम जीतते हैं, जो मुस्लिम सांसद है वो आगे कम बढ़ पाते हैं, विधायक कम बन पाते हैं। क्या ये एक मेन वजह है क्या? नेहा जी, इसके पहले आपने एक सवाल उठाया था कि क्या मुसलमानों में काबिलियत की कमी है, क्या क्यों नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। देखिए, जिस तरह भारत मंत्री ऋषि सुनक बने हैं ब्रिटेन में, गुयाना में भी आप देखिए इरफान अली जो है राष्ट्रपति भारतीय मूल के हैं, सिंगापुर में हलीमा याकूब है, कमला हैरिस है हाँ, कमला हैरिस है अमेरिका में उपराष्ट्रपति, बिल्कुल है, किसी में कमी नहीं है। हाँ, भारत के संदर्भ खूंटे से बंधना है तो स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी एक सामाजिक प्रतिक्रिया भी होती है। ऐसी स्थिति में तो लाजमी तौर पर उनका प्रतिनिधित्व तो घटेगा ही। जब आप किसी के इशारे पर आप काम करेंगे, वोट देंगे, तो नतीजा उसका तो यही निकलेगा कि जो आपका जो प्रतिनिधित्व है, आपकी जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, वो प्रभावित होगी। उसके विपरीत जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी होगी, इसी का नतीजा है आज। आप कभी आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद होते हैं, कभी बसपा के, कभी कांग्रेस के। मुझे लगता है कि एक जो समन्वयवादी दृष्टिकोण जो है मुसलमानों को रखना होगा इस देश, तो निसंदेह जो है इस तरह से छोटी संख्या में माइनॉरिटी में सिख का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते। लेकिन नजरिया, दृष्टिकोण और भारत के प्रति समर्पण भाव को जाहिर करना होगा, दर्शाना होगा और यह साबित करना होगा। जैसे ओमकार जी कह रहे थे कि लोकप्रियता को सिद्ध करना होता है, उसी तरह अपनी राष्ट्रभक्ति को सिद्ध करना होगा। क्या नहीं होगा कि आप जो है बीटीपी के हैं और कहेंगे कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, 370 अगर हटा दिया जाएगा। इस तरह की प्रवृत्ति से आप चाहेंगे कि
हंसेंगे भी और गाल फुलाएंगे तो संभव नहीं है। आपको राष्ट्र के प्रति एकनिष्ठ होना पड़ेगा, तब जाकर के आप भागीदारी सुनिश्चित। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।